The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। साल खत्म होते होते इस बात की उम्मीद बढ़ने लगी है कि शायद अब कोरोना से मौत के निर्मम आंकड़े आने खत्म हो जाएं, क्योंकि अब हर तरफ वैक्सीन की चर्चाएं हैं। दूर देशों से कुछ खबरें हमारे कानों से टकरा रही हैं जिन्हें सुखद बताया जा रहा है, पर भारत में कुछ चिंताएं और सवाल अभी भी इन खबरों के साथ नत्थी हैं। वैक्सीन को लेकर उत्सुकता है, लेकिन कयास भी कम नहीं। इन सवालों पर बात करेंगे। कितने पैसे की होगी, दुकान में मिलेगी या घर पे लगेगी, दुकान पे कब मिलने लगेगी, टेम्परेचर कितना, नंबर किसका कब आएगा, जिनको कोविड हो चुका है उनको नहीं लगेगी, टोटल कितनी डोज लगेंगी, कितने महीनों तक प्रभावी होंगी, आदि इत्यादि सब पर बात करेंगे। साथ ही किसान आंदोलन की अपडेट देंगे और ये भी बताएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के आपस में मिल जाने की, हाथ मिलाने की बातें क्यों हो रही हैं। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल ले चलेंगे, जहां बीजेपी टीएमसी का राजनीतिक युद्ध जारी है और राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर हमला बोला है। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। अलग अलग जगहों से आए इन वीडियोस में प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स दिख रहे हैं। आज यानी 11 दिसंबर को देश भर में एलोपैथी के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। यह हड़ताल बुलाई थी आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। इस दौरान ना तो ओपीडी लगी और ना ही पहले से प्लान्ड सर्जरी की गई। हालांकि इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं और कोविड से जुड़ी सेवाएं जारी रहीं। अब सवाल यह है कि ये डॉक्टर्स खफा क्यों हैं? ये खफा है सरकार के एक फैसले से। 20 नवंबर को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया था कि अब आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है वो भी 58 तरह की सर्जरी कर पाएंगे। और ये सर्जरी कौन सी होंगी? इसमें शामिल हैं जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी यानी हड्डियां जोड़ों की सर्जरी, इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए मुश्किल शब्द होते हैं तो ज़बान लड़खड़ा ही जाती है। ये विश्वेश्वरैया मोमेंट हो गया मेरा। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंखों की सर्जरी, ईएनटी यानी कान, नाक और गले की सर्जरी, डेंटल सर्जरी। आदेश में कहा गया कि आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इन सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने दम पर ये कर पाएं। ये आदेश जारी किया सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने। ये एक बॉडी है जो आयुष मंत्रालय के तहत आती है। आदेश आ गया, लेकिन आईएमए को ये बात नहीं पची। उन्होंने कहा ये मिक्सोपैथी है, यानी दो नावों पर पैर रखकर सवारी करना, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद की एक खिचड़ी। आईएमए को लगता है कि आयुर्वेद के मेडिकल स्टूडेंट्स ये सर्जरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। भले ही एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर सरकार के इस फैसले से खुश ना हो, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर इससे खुश हैं। उनका कहना है कि हम तो बरसों से ये सर्जरी करते आ रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग है, भविष्य में भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सरकार की और अलग अलग एसोसिएशन की बात। हमने सोचा कि एलोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आमने सामने लाया जाए और पूछा जाए कि क्या समस्याएं हैं, क्या शिकायतें हैं। उनकी राय सुनिए। सबसे पहले एलोपैथी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जीनत को सुनिए। जैसे कोई डेंटल सर्जन कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं कर सकता या फिर कोई हड्डी के डॉक्टर को हम रूट कैनल थेरेपी करने नहीं बोल सकते, वैसे ही जब कोई आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएट ये सारे सर्जरी करने लगता है तो उसकी क्षमता और लेजिटिमेसी पे सवाल तो उठेंगे ही। और फिर हर सर्जरी का एक पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी होता है जो आप एलोपैथिक तरीके से करेंगे। इसलिए ये पूरा प्रोसेस मरीज़ के लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति ज़रूर है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। बल्कि आईएमए तो ये बोलता है कि आप हर पद्धति को इंडिविजुअली डेवलप करें,
पर इस तरीके से आयुर्वेदा का एलोपैथी में एनक्रोचमेंट एथिकल नहीं है और सही नहीं है। आपने एलोपैथी के डॉक्टर की बात सुनी, अब जानते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना है। हमने बात की डॉक्टर शीशपाल हीरा से। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को यही बताऊंगा कि जो आयुर्वेद सर्जरी है वो आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही है। आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सक सबसे पहले हुए थे वो आचार्य सुश्रुत थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत संहिता में 2 पार्ट हैं, एक सुश्रुत पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बोन फ्रैक्चर से लेके बोन की हीलिंग कैसे करते हैं और बोन के बैंडेजेस जो कि कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। साथ साथ में अग्निकर्म जिसको कॉटराइजेशन कहते हैं उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया गया है। इसके अलावा उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स वो सब उसमें बताए हैं। पार्ट 2 में आइस की सर्जरीज, नोज की सर्जरीज और भी इवन की इसमें जो सुश्रुत संहिता में इवन की सिजेरियन कैसे की जाती थी उस टाइम, उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। आईएमए आयुर्वेद के डॉक्टर्स की बात मानेंगे या नहीं, समय बताएगा। फिलहाल हम समय को ध्यान में रखते हुए सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी है। किसान संगठन कानूनों की वापसी की मांग पर टिके हैं, जबकि सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ धकेलेंगे। याचिका में यह भी कहा गया कि किसानों से बिना किसी चर्चा के ये नए कानून बनाए गए और चर्चा हुई तो कानून बनने के बाद, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकली। इन कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 5 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। हमारी जानकारी में 5 हैं। डीएमके के तिरुचि सिवा, राजद के मनोज झा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की याचिकाएं भी इसमें शामिल हैं। अब भारतीय किसान यूनियन बी की ओर से मामले में अपनी दलीलें देने की इजाजत मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस सौंप चुका है और जवाब तलब किया है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। एक और अपडेट सरकार की तरफ से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर से किसानों से गतिरोध खत्म करने की अपील की। तोमर ने टिकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी, एपीएमसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये पोस्टर किसानों का मुद्दा कैसे हो सकता है। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। दरअसल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग, इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। किसानों के मंच पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवर राव समेत कई लोगों की रिहाई की मांग की गई। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हमारे साथी रजत शर्मा से बात करते हुए किसान नेता जोगेंद्र सिंह उगराहा ने जेल में बंद एक्टिविस्टों की रिहाई के लिए लहराए गए पोस्टर्स पर जवाब दिया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों और सरकार के बीच पहले हुई 3 मीटिंग में एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद किसानों के साथ सहमत हैं। हमारा एक रूटीन है, हम चलते हुए प्रोग्राम में जो भी महत्वपूर्ण दिन आता है उस दिन को उसके साथ संबंध रखने वालों लोगों की चर्चा जरूर करते हैं। चाहे वो भगत सिंह का दिन हो, चाहे करतार सिंह सराबे का दिन हो, चाहे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का दिन हो, उस दिन पर हम उनकी चर्चा भी करते हैं, उनके बारे में भी बोलते हैं
उनका क्या क्या, बाबर ने जाबर क्यों कहा गुरु नानक को, उसके बारे में बोलते हैं। करतार सिंह सराबा को फांसी क्यों लगा दिया, उसके बारे में बोलते हैं। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे मारता था, उसके बारे में बोलते हैं। वही बात उसी रूटीन के अंदर ये दिन दिवस मनाया गया, ह्यूमन राइट्स का दिन। ह्यूमन राइट्स का कैसे मोदी सरकार ने चकनाचूर किया है, कैसे पकड़ लोगों को अंदर किया है, वो लोग कौन थे, वो सचमुच देशद्रोही थे, कहीं उनका काम फील्ड का काम क्या था, उनकी चर्चा ही किया, कोई अलग नहीं किया, दूसरी कोई बात नहीं की। वो एक दिन का प्रोग्राम था, कल था, वो कल बीत गया बस। कल ह्यूमन राइट डे था तो आपने उसे किया जैसा आप बाकी रूटीन में करते हैं। बाकी जत्थेबंदियां नाराज तो नहीं हुई इस बात? नहीं, मतलब ही नहीं। उनका भी मांग पत्र में, हमारे मांग पत्र में पाया, उनके मांग पत्र में कोई मतलब ही नहीं इसका। वैसे तो देखिए आप, सही बात तो ये है कि नरेंद्र तोमर ने मैं अपनी किसी भी मीटिंग में तलखी नहीं लिया। अच्छा, ये ठीक बात है, पॉजिटिव बात है। देखिए उनके बस में बात कितनी है ये तो हमें नहीं मालूम, उनकी क्या मजबूरी है हमें ये भी नहीं मालूम। हमें तो ऐसा महसूस हुआ एक मीटिंग में कि तोमर तो कन्विंस हो गए। आपकी बात से कन्विंस हो गए? हाँ, हम फील करते थे। हमने उनको बताया कि आपको देखो, हमें जो अपनी आर्गूमेंट हुआ, डायलॉग हुआ है, ऐसा लगता है तोमर साहब भी आप हमारे डायलॉग से सहमत हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम। पीयूष गोयल सहमत हुए थे? पीयूष गोयल से नहीं हुई बात हमारी, वो बैठे जरूर थे, बोले नहीं। अगली सुर्खी राजस्थान से है। अब स्थानीय चुनाव भी खबरों में काफी जगह बनाने लगे हैं। राजनीति के कुछ फिक्स जुमले होते हैं, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं। ये जुमला साकार रूप ले चुका है राजस्थान के पंचायत चुनाव में। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि ट्विटर पर हैशटैग बीजेपी कांग्रेस एक है चलने लगा। राजनीति में एक दूसरे की कट्टर विरोधी माने जाने वाली इन दोनों पार्टियों ने राजस्थान जिला परिषद चुनाव में प्रमुख पद के लिए खड़े हुए एक तीसरी पार्टी के उम्मीदवार को रोकने के लिए आपस में हाथ मिला लिया, क्योंकि दोनों को अपने लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से खतरा नजर आ रहा था। बात है उदयपुर के पड़ोसी डूंगरपुर जिले की। यहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया। नतीजा ये रहा कि 27 में से 13 सीटें जीतने के बाद भी जो बीटीपी सबसे बड़ी पार्टी थी वो अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई, और 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के 6 सदस्यों के समर्थन से अपना प्रमुख बनवा लिया। डूंगरपुर के अलावा सागवाड़ा, बीछीवाड़ा, आसपुर और गलियाकोट पंचायत समिति में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी देखने को मिली। जहां जिस पार्टी को जितनी कमी पड़ी दूसरे ने पूरी की। उद्देश्य एक रहा, किसी भी तरह बीटीपी को रोका जाए। बीटीपी गुजरात के नेता छोटू भाई बसावा की बनाई हुई पार्टी है। बीटीपी ने क्या किया? बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीटीपी के 2 विधायक लगातार गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे थे। बरस की शुरुआत में जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने बहुमत साबित किया था, तब दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत का समर्थन किया था। हालांकि इस समर्थन वापसी से राजस्थान की गहलोत सरकार के अंक गणित पर बहुमत के लिहाज से कोई खतरा नहीं है। अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद दिल्ली से कोलकाता तक राजनीतिक गर्मी बढ़ गई। दिल्ली में टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास और बंग भवन के सामने प्रदर्शन हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर की दीवारों पर कालिक भी पोती। उधर बंगाल में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल 4-5 महीने में ही तृणमूल का अंत होगा और तब तृणमूल के मार का बदला मार से लिया जाएगा। बदले की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से भी की गई। दिलीप घोष ने फेसबुक पर एक पोस्टर जारी कर बदले की बात कही। उन्होंने लिखा, बदला हो बे, बदलाव हो बे, यानी हम बदला लेंगे और बदलाव करेंगे। ये नारा ममता बनर्जी के पुराने नारे बदला नहीं बदलाव चाहिए की तर्ज पर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक तकरार और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच आज वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल में विपक्ष के लिए जगह नहीं बची। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से सवाल किया, राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है।
यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। राज्यपाल ने ये बातें ममता बनर्जी के बाहरी वर्सेस बंगाली वाले बयान के बाद कही। दरअसल 10 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी बंगाल की पार्टी नहीं है, दिल्ली की पार्टी है। हर बार चुनाव से पहले आरएसएस के लोग आते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। नड्डा पर हुए हमले को नौटंकी बताते हुए ममता ने कहा कि जब बीजेपी के लोगों की रैलियों में लोग नहीं आए तो उन्होंने नौटंकी शुरू कर दी, जिससे वो मीडिया की लाइमलाइट में आ सकें। बीएसएफ और सीआरपीएफ के होते हुए कोई आपको कैसे छू सकता है? अभी ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और इस तरह के तर्क भी आते रहेंगे कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास है। लंबा इतिहास होने से वर्तमान की हिंसा जस्टिफाई नहीं हो जाती। सुर्खियों से अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। देश में कोविड वैक्सीन की उम्मीद थोड़ी और पुख्ता हुई जब 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन बन जाएगी और वैज्ञानिकों से हरी झंडी के बाद टीकाकरण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संसद के भीतर और बाहर दोहरा चुके हैं कि अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन आ जाएगी। पर वैक्सीन कब तक मिलेगी, इसे लेकर अभी भी आशंकाएं हैं। कोई गूगल से पूछता है, कोई किसी और से। 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अप्रूवल मिलने में समय लगने वाला है। लोगों के जेहन में सवाल है, वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिलता है? किन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी? जब वैक्सीन आएगी तो उसकी कीमत क्या होगी? क्या सभी को मिलेगी? टीकाकरण अभियान के लिए हमारा सिस्टम कितना तैयार है? अभी वैक्सीन आई नहीं, इसलिए इन सवालों में बहुत कुछ ऐसा है जो कयास वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन ज्ञात तथ्यों के आधार पर इन सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लाए हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सफर शुरू होता है। पहला सवाल, वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिलता है? कुछ रोज हुए जब हमने ब्रिटेन की मार्गरेट कीनन की तस्वीर देखी। इसको हमने आइकॉनिक तस्वीर कहा। 90 साल की महिला को जब ट्रायल से इतर पहला टीका दिया गया तो लोगों की आंखों में चमक बढ़ी। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को आम लोगों पर इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि EUA दिया। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक अहम समिति भी फाइजर की वैक्सीन के समर्थन में है। भारत में वैक्सीन अप्रूवल की बात करें तो ये तब सुनाई देने लगी जब 3 कंपनियों ने बैक टू बैक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के सामने अर्जी डाली कि उनकी वैक्सीन कैंडिडेट को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाए। भारत में दवाओं और वैक्सीन को हरी झंडी दिखाने का काम DCGI के पास है। DCGI केंद्र सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO का विभाग है। अमेरिका की फाइजर पहली कंपनी थी जिसने भारत में 4 दिसंबर को DCGI में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। इसके बाद 6 दिसंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और 7 को हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भी DCGI के दरवाजे पर पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कैंडिडेट का नाम है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत बायोटेक के वैक्सीन कैंडिडेट का नाम कोवैक्सिन है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, इसने फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक तीनों के एप्लीकेशन का रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई और यही कमेटी वैक्सीन को लेकर DCGI को अपनी सिफारिश देती है, इसलिए ये मीटिंग अहम थी। 9 दिसंबर को एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि मंजूरी के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को थोड़ा और डेटा जमा करना होगा और फाइजर ने कहा कि उसे अभी अप्रूवल के लिए और समय चाहिए डेटा देने के लिए। कमेटी ने दोनों कंपनियों से अतिरिक्त डेटा मांगा, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चली कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन खारिज कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर सामने आना पड़ा और उसने कहा कि इस तरह की खबरें फर्जी हैं। लेकिन इन बातों से तय है कि वैक्सीन में अभी कुछ समय लगने वाला है। तो हम अपने सवाल पर लौटते हैं कि वैक्सीन को अप्रूवल कैसे मिलता है। वैक्सीन अप्रूवल 2 तरह के होते हैं, एक अंतिम अप्रूवल और एक इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन यानी EUA, जिसका हमने ब्रिटेन के संदर्भ में जिक्र किया। ये EUA क्या है? क्योंकि इसी का जिक्र आ रहा है कोविड की वैक्सीन के संदर्भ में। हमें पता है कि वैक्सीन का कई चरणों में ट्रायल होता है।
अंतिम अप्रूवल से पहले ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हर चरण में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हजारों लोगों पर ट्रायल होते हैं। कई बार ये प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1950 के दशक में जब पोलियो के केस दुनिया भर में बढ़े तो अमेरिका के फिजिशियन जोनास साक ने इस बीमारी की शुरुआती वैक्सीन बनाई और इसे अंतिम अप्रूवल मिलने में 4 साल लगे। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीन मिलने में समय ज़्यादा लगे तो मौतें भी ज़्यादा होंगी। इसलिए साल 2009 में जब अमेरिका में स्वाइन फ्लू फैला तो पहली बार तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA कहा जाने लगा। किसी वैक्सीन में अगर उम्मीद दिखती है और तुलनात्मक नतीजे सकारात्मक होते हैं तभी उसे EUA दिया जाता है, ताकि बीमारी के चलते मौत का आंकड़ा बढ़ने से रोका जा सके। भारत में नई दवाओं और वैक्सीन का अप्रूवल न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के नियमों के तहत होता है। हालांकि नियमों में EUA टर्म का जिक्र नहीं है। ये टर्म ज़्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में ये हर जगह प्रसिद्ध हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि EUA वैक्सीन के लिए अंतिम अप्रूवल नहीं होता, बल्कि इसके साथ शर्तें लागू वाला सितारा जुड़ा होता है। चूंकि भारत में EUA के नियम स्पष्ट नहीं है, तो हम अमेरिका के हवाले से समझते हैं कि ये कब मिलता है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA वैक्सीन को मंजूरी देता है। FDA के मुताबिक EUA तभी मिलेगा जब तीसरे चरण के डेटा से पता चले कि वैक्सीन बीमारी रोकने में कम से कम 50% प्रभावी है। इसके अलावा ये वैक्सीन ट्रायल में कम से कम 3000 लोगों से गुजारी गई हो। ट्रायल में भाग लेने वालों को वैक्सीन देने के बाद कम से कम 1 महीने तक ऑब्जर्व भी करना होता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। FDA के मुताबिक आम लोगों को इस बात की जानकारी देनी जरूरी है कि EUA वाली वैक्सीन को अंतिम अप्रूवल नहीं मिला है। लोगों को इसके ज्ञात लाभ और हानियों की भी जानकारी देनी जरूरी है, और भी कि ये किस हद तक लाभ और हानि अज्ञात हैं इसके बारे में बताया जाए। लोगों को EUA वाली वैक्सीन लेने से मना करने का भी अधिकार है। EUA टर्म भारत के रेगुलेटरी सिस्टम और कानून में भले ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोरोना जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए प्रावधान नहीं। भारत के नियमों में एक्सीलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस का जिक्र है, जिसमें विशेष स्थितियों में अंडर ट्रायल वैक्सीन को मंजूरी देने की व्यवस्था है। इसके तहत अगर कोई नई वैक्सीन या दवा दूसरे चरण के ट्रायल में प्रभावी दिख रही है तो उसे मंजूरी दी जा सकती है। वैक्सीन निर्माता को डेटा के जरिए यह साबित करना होगा कि वैक्सीन सुरक्षित है। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किन लोगों को पहले मिलेगी? 4 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 27 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को। राजेश भूषण ने यह भी कहा कि किसे पहले वैक्सीन देनी है, ये क्राइटेरिया बदलना केंद्र सरकार के हाथ में होगा। ICMR का डेटा दिखाता है कि भारत के कोरोना मरीजों में सबसे कम 10 साल तक के बच्चे हैं। इनकी संख्या 3.9% है। दूसरी बात यह भी है कि अभी बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल ज़्यादा नहीं हुए हैं, इसलिए विदेशों में भी ये देखा जा रहा है कि बच्चों को भी वैक्सीन नहीं दी जा रही है। आंकड़े की बात करें तो 11 से 20 साल की उम्र वालों की संख्या बीमारी के लिहाज से 7.99% है। 21 से 30 साल के मरीजों की संख्या 22.33%। 31 से 40 तक के मरीजों की संख्या 21.63%। बुजुर्गों की बात करें तो 61 से 70 की उम्र वाले मरीजों की संख्या 8.24% है। 71 से 80 के बीच वालों की संख्या 3.19% और 90 पार वालों की संख्या 0.09%। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जवानों को ज़्यादा, बुजुर्गों को कम? कई लोगों ने कहा कि इसकी वजह उनकी मोबिलिटी हो सकती है। जवान कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा बाहर जाते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर होता है। विद्वानों ने और भी कई वजहें बताई। बच्चों को वैक्सीन के लिए ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे, जैसा मैंने पहले बताया, वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि उन्हें साल 2021 के अंत तक टीका दिया जाए। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन कंपनियों ने बच्चों पर अब क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क के ट्रूडो इंस्टीट्यूट में वायरल डिजीज रिसर्च एंड ट्रांसलेशन साइंस प्रोग्राम की प्रमुख इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर प्रिया लूथरा, उन्होंने इंडिया टुडे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी प्राथमिकता है, इसलिए बच्चों को टीका दिए जाने से पहले हमारे पास वैक्सीन की व्यापक सुरक्षा और प्रभाव पर पर्याप्त डेटा होना चाहिए। अभी फोकस कमज़ोर आबादी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ज़रूरी सेवाओं के कर्मचारियों को वैक्सीन दिलाने पर है। अगला सवाल, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? फिलहाल बीजेपी की तरफ से बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे को अगर किनारे रख दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ मिलकर वैक्सीन की कीमत पर फैसला लेने की बात कही थी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है।
वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। कीमत के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन के दाम अलग अलग होंगे। ये बात उन्हीं के बयानों से पता चलती है। नवंबर के महीने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने अपनी संभावित वैक्सीन के बारे में कहा कि कीमत 500 से 600 रुपए हो सकती है। और अगर सीरम इंस्टीट्यूट और केंद्र सरकार के बीच करार हुआ तो अंदाजा है कि वैक्सीन की कीमत घटकर 250 से 300 रुपए तक भी हो सकती है। दूसरी तरफ फाइजर का कहना है अलग अलग देशों की जीडीपी के हिसाब से वैक्सीन के दाम तय होंगे। फाइजर के चेयरमैन और सीईओ अल्बर्ट बोर्ला के मुताबिक ये दाम अफोर्डेबल होंगे, यानी हर कोई इसको चुका सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में वैक्सीन की कीमत $19.5 है। भारतीय मुद्रा में कहें तो मोटा माटी 1400 रुपए के आसपास। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत समेत मिडिल इनकम वाले देशों में वैक्सीन की कीमत कम होगी और अफ्रीका में ये मुफ्त दी जाएगी। वैसे भारत में फाइजर की वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेज की बताई जा रही है। कीमत से भी बड़ी समस्या। फाइजर की वैक्सीन रखने के लिए -70 से -80 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। ये शर्त भारत की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से मेल नहीं खाती है। अगला सवाल, क्या हर किसी को वैक्सीन मिलेगी? 2 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि सरकार ने यह नहीं कहा कि देश की पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। इस पर तथ्यात्मक सूचना जरूरी है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि यह फैसला इस डेटा पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन कैंडिडेट्स कितने प्रभावी हैं। अगर हम एक बड़े हिस्से को टीका लगाकर संक्रमण की चेन रोकने में सफल हुए तो हो सकता है पूरी जनसंख्या को टीका लगाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है। आखिरी में सबसे बड़ा सवाल, टीकाकरण के लिए हम कितने तैयार हैं? प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं टीकाकरण का हमारे पास बड़ा अनुभव है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट हैं। उनका कहना है कि वर्तमान कोल्ड चेन शुरुआती 3 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन स्टोर करने में कारगर है। इसके अलावा अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज के लिए राज्यों से बात की जा रही है। यह भी कहा गया कि टीकाकरण के लिए हमारे पास 2.3 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। ये तो सरकार की बातें हैं। अगर कोई वैक्सीन जल्द से जल्द हमें मिलती है तो आने वाले दिनों में टीकाकरण की हमारी क्षमता, व्यवस्थाएं और उसके असली ब्यौरे जमीन से भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि वैक्सीन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।